नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप प्राइम न्यूज और हाजिर हूं तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ उत्तराखंड प्राइम के इस बुलेटिन में। तो बड़े हेडलाइंस के बाद खबरों की देहरादून से बड़ी खबर है। सीएम ने 4 जिले के जिलाधिकारियों से बातचीत की है। रुद्रप्रयाग, पौड़ी, नैनीताल और उधम सिंह नगर के डीएम से उन्होंने बातचीत की। अतिवृष्टि और जल भराव की स्थिति की जानकारी ली है। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। आपदा की दृष्टि से संवेदनशील स्थानों में मदद करें आप, पहले से सभी समुचित व्यवस्थाएं कर ली जाए, यह भी कहा सीएम योगी। यहां पर सीएम धामी ने तो 4 जिलों के जिलाधिकारियों से बातचीत की और कहा कि अतिवृष्टि या फिर बाढ़ जैसे हालात से निपटने के लिए जिला प्रशासन हमेशा तैयार है और कहीं पर अगर जल भराव की स्थिति बनी है तो वहां से फौरन जल निकासी की व्यवस्था की जाए ताकि आम लोगों को कम से कम परेशानी हो। हालांकि सीएम धामी ने इस बात को माना कि जिस तरीके से पहाड़ों में जब आपदाएं आती है तो वो कहर बरपाती हैं, कोहराम मचाती हैं, तो वही स्थिति ना होने पाए। हालांकि इस स्थिति को रोका तो जा नहीं सकता, लेकिन हाँ, उसके प्रभाव को कम जरूर किया जा सकता है। लिहाजा उन्होंने जिलाधिकारियों को कई आवश्यक निर्देश दिए हैं और आपदा की दृष्टि से संवेदनशील स्थानों में जाकर काम करें, वहां पर मदद करें लोगों की, ये भी निर्देश दिया है। तो देखिए, बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। बता दें आपको कि उत्तराखंड के कई जिलों में लगातार बारिश की वजह से हालात बेकाबू होते चले गए। कई जगह पर बाढ़ जैसे हालात बने, कई जगह पर भूस्खलन हुआ और इन सबसे बीच में सबसे ज्यादा जो दुखद घटना सामने आई वो रुद्रप्रयाग के गौरीकुंड से आई, जहां पर 20 लोग लापता हो गए लैंडस्लाइड के बाद से। हालांकि बाद में फिर इन लोगों के शव भी बरामद किए गए। तो ये सबसे बड़ी आपदा इस वक्त आई। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। आपदा की दृष्टि से संवेदनशील स्थानों पर यहां पर आपदा की दृष्टि से संवेदनशील स्थानों पर और पवन दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए। पवन, जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से इस बार बारिश जो कहर बरपा कर गई है, उसके बाद से वापस से चीजों को काबू में करने के लिए, वापस से हालात को काबू करने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी। और इसी कड़ी में सीएम ने तमाम जिलाधिकारियों को निर्देश दिया। क्या क्या कहा, क्या क्या करना है और क्या क्या किया जाना है अभी? बिल्कुल पंकज, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार प्रदेश की वर्तमान स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि लगातार हो रही बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई जगह जलभराव के कारण तमाम जो जनजीवन है उस पर प्रभाव पड़ा है। तमाम जो दैनिक जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनकी भी दिक्कतें हो रही हैं। तमाम जगह जलभराव के कारण जो लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, रोड और पुल तमाम बह गए हैं। कोई पौड़ी के कोटद्वार की अगर बात करें या फिर हल्द्वानी काठगोदाम की बात करें या फिर गौरीकुंड की बात करें या फिर चमोली जोशीमठ की बात करें, ऐसे तमाम जगह ऐसी प्राकृतिक आपदाएं आई हैं जो अतिवृष्टि के कारण वहां पर स्थिति उत्पन्न हुई है। उस पूरे स्थिति पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपातकालीन जो बैठक है, आपदा कंट्रोल रूम भी गए, वहां पर भी सारी व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। वहीं जिलाधिकारियों, जो भी आपदा प्रभावित जनपद है उनके जिलाधिकारियों के साथ और एसएसपी के साथ और जो भी प्रशासन का तंत्र है उसके साथ उन्होंने वर्चुअली बैठक की और वहां की जो वर्तमान स्थिति है उसके बारे में भी जानकारी ली। जो व्यवस्थाएं शासन प्रशासन के द्वारा बचाव के लिए की गई उन व्यवस्थाओं के बारे में भी जानकारी ली। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर निर्देश भी दिए हैं कि सभी जिलाधिकारियों को कि किसी भी प्रकार की कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है उसके लिए जो भी संभव हो कैसे उस प्राकृतिक आपदा से निपटा जाए, उस तंत्र को मजबूत करने के निर्देश दिए। साथ ही साथ जहाँ पर अभी तक नुकसान हुआ है, जो भी क्षतिग्रस्त मार्ग हैं उनको, जो अवरुद्ध मार्ग हैं उनको जल्द से जल्द खोलने के निर्देश दिए गए।
उसके लिए जो भी व्यवस्थाएं अगर जरूरत पड़ती है उसके लिए हर संभव मदद सरकार के द्वारा की जाएगी, ऐसा भी मुख्यमंत्री ने कहा। लेकिन आम जनजीवन को प्रभावित न होने दिया जाए, किसी भी प्रकार की ढिलाई न बरती जाए, अधिकारी 24 घंटे मुस्तैद रहें, अपने मोबाइल फोन हमेशा ऑन रखें। किसी भी प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए जो भी व्यवस्थाएं बेहतर से बेहतर हो सकती है उनको बनाए रखने के लिए जो तंत्र की आवश्यकता होती है वो सभी चीजें जो व्यवस्थाएं बेहतर करें। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने जो भी मार्ग अवरुद्ध हुए उसके लिए धनराशि भी अवमुक्त की है कि सबसे पहले जो भी मार्ग अवरुद्ध हुए हैं उनको बेहतर से बेहतर करने के लिए अभी से टेंडर प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाए और उसका रोडमैप तैयार कर लिया जाए, उसका एस्टीमेट तैयार कर लिया जाए। जैसे ही बारिश की समाप्ति होती है तत्काल प्रभाव से मार्ग बाधित हुए हैं उनको मार्ग को दुरुस्त करने का कार्य भी किया जाए। जो भी पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं उनको पुल और पुलिया वो भी निर्माण कार्य किया जाए, उसकी भी DPR तैयार कर ली जाए। वही आवासीय को लेकर के जो प्राधिकरण है उनको भी निर्देशित किया गया है कि जो निश्चित तौर पर, क्योंकि जब तक जिलाधिकारी सुगम बनाए, बिल्कुल पहुंच, जब तक जिलाधिकारी एक्शन में नहीं आएंगे तब तक बाकी कर्मी भी एक्शन में नहीं आते हैं और काम नहीं कर रहे होते हैं। जाहिर सी बात है जिलाधिकारियों को लगातार मदद करने के लिए फील्ड में रहना पड़ेगा और कुछ इसी तरह का निर्देश इस वक्त दिया सीएम धामी ने। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े आप पवन और जानकारी आपने दी यहां पर। तो जिलाधिकारियों से बातचीत की है सीएम धामी ने और साफ कहा है कि आप फील्ड में जाए, लोगों से मिले, मदद पहुंचाएं और तमाम जो कर्मचारी हैं उनके साथ मिलकर वापस से पुनर्वास और हालात को काबू में करने की कोशिश में जुट जाइए। देहरादून से एक और बड़ी खबर है। 4 जिलों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह का बयान आया है। नैनीताल, चंपावत में भारी बारिश की संभावना है। उधम सिंह नगर और पौड़ी में भारी बारिश की आशंका है। तो नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर और पौड़ी को लेकर एक पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और यहां पर हल्के से लेकर मध्यम बारिश और कई एक जगहों पर भारी बारिश का भी पूर्वानुमान जताया है मौसम विभाग ने। तो देखिए, एक और लगातार राहत और बचाव के काम में सरकार जुटी हुई है, जिला प्रशासन जुटा हुआ है, तमाम समाजसेवी संस्थाएं और जनप्रतिनिधि लगे हुए, लेकिन दूसरी ओर लगातार बारिश का जो मौसम है, जो बारिश है वो भी अपने जगह होते चले जा रही है और इसी वजह से कई एक जगहों पर तो राहत और बचाव का काम करने में भी दिक्कतें आ रही, क्योंकि मौसम बार बार खराब हो जा रहा है। साथ ही कई जगहों पर नए जगहों पर कभी सड़कों के बह जाने, कभी पुलों के टूट जाने, कभी लैंडस्लाइड की वजह से सड़क बंद हो जाने जैसी खबरें भी लगातार आती चले जा रही है। और इसी कड़ी में एक बार फिर से मौसम विभाग की ओर से ये चेतावनी जारी की गई है और 4 जिलों को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। उधम सिंह नगर और खबर किच्छा से, जहां पर विधायक तिलक राज बेहड़ ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की और लेफ्ट पाहा नहर कवरिंग को 3 किलोमीटर और बढ़ाए जाने की मांग रखी, जिस पर मुख्यमंत्री ने तत्काल अपनी घोषणा में संशोधन किए जाने के आदेश दे दिए, जिसमें लेफ्ट पाहा नहर की कवरिंग पूरे 4.5 किलोमीटर तक की जाएगी। बेहड़ ने यह भी कहा कि इस संदर्भ में मुख्यमंत्री से घोषणा में संशोधन करते हुए बाकी 3 किलोमीटर नहर कवरेज और सड़क को शामिल किए जाने की मांग की। बेहड़ ने मुख्यमंत्री का पूरी नहर कवरेज बनाने को लेकर अपनी घोषणा में शामिल किए जाने पर उनका आभार भी जताया। मैंने जब सुनता था कि पूरी स्वीकृत हो गई है, जब मैंने सिंचाई विभाग के साथ बैठक की PWD के साथ, इसकी तो मालूम पड़ा 1.5 किलोमीटर सैंक्शन है, 11 करोड़ रुपए इसका स्वीकृत हुआ है, 5 करोड़ रुपए इसमें मिल गया है और जबकि इसकी लंबाई 4 किलोमीटर से ज्यादा है। तो मुझे लगा और वहां के लोग भी मुझसे मिले, हिसाब फिर इसका औचित्य तो आगे का रहेगा नहीं, सिर्फ इसका जो मेन सड़क से जो किच्छा शहर के अंदर है, जो उत्तर को जाते हैं चीनी मिल को, उसी क्षेत्र को लाभ मिलेगा, नीचे तो मिलेगा ही नहीं बरेली रोड तक जाने के लिए। तो इसके लिए मैं मुख्यमंत्री से मिला था कि इसको जो आपकी घोषणा संख्या 108 है 2019 उसको संशोधित किया जाए और इसको पूरा को शामिल किया जाए। तो मैं मुख्यमंत्री का आभारी, उन्होंने पूरा इसको शामिल करने के निर्देश दे दिए
घोषणा में। तो देखिए यहाँ पर पाहा नहर कवरिंग करने की यहाँ पर मांग की है कि इसके कवरिंग और इसके क्षेत्र को 3 किलोमीटर से बढ़ाकर 4.5 किलोमीटर किया जाए और सीएम ने तत्काल ये बात भी मान ली और किच्चा विधायक ने इसी कड़ी में सीएम धामी से मुलाकात करने के बाद जब उनकी मांगे मान ली गई तो किच्चा विधायक ने उसके बाद उनका आभार जताया और बताया कि ये लंबे समय से क्षेत्रवासियों की मांग रही थी कि लेफ्ट पाहा नहर की कवरिंग को बढ़ाया जाए, यानी कि लेफ्ट पाहा नहर जो है उसका फ़ायदा ग्रामीणों को मिले, किसानों को मिले और इसीलिए हमने ये मांग रखी थी क्योंकि क्षेत्रवासियों की लंबे समय से ये मांग थी कि नहर के कवरिंग को बढ़ाया जाए, यानी कि नहर के जो लंबाई है यानी कि नहर और आगे तक बढ़े तो इसे 4.5 किलोमीटर तक किए जाने का फैसला सीएम धामी ने लिया। इस पर उन्होंने सहमति जता दी और कहा कि हम अपने पहले के लिए गए फैसले में संशोधन करते हैं, तत्काल प्रभाव से इसको लागू करवाते हैं। तो किच्चा विधायक ने सीएम धामी से मुलाकात करते हुए लेफ्ट पाहा नहर के कवरिंग को बढ़ाने का और रंजीत सिंह हमारे सहयोगी जुड़ चुके इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए। रंजीत, देखिए जाहिर सी बात है कि अब पाहा की कवरिंग को बढ़ाने पर मंजूरी दे दी सीएम धामी ने, क्या क्या फायदा होगा इसका और कितने समय से ये मांग चल रही थी इसकी? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जिस तरह की अपेक्षा विधायक तिलकराज देहड़ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिले हैं, उन्होंने लेफ्ट पाहा नहर की कवरिंग के लिए मांग की थी, जिस पर 1.5 किलोमीटर पूर्व में कवरिंग की जो घोषणा की गई थी मुख्यमंत्री द्वारा, उसको कार्य हो रहा था, जिसको लेकर आगे के 2.5 किलोमीटर की मांग को लेकर माननीय जो तिलकराज देहड़ जी हैं किच्चा विधायक, वो मुख्यमंत्री से मिले थे। उन्होंने ये घोषणा को आगे बढ़ाकर पूरी सुरक्षा दे दी है। जी तो रंजीत, ये काम क्या 1.5 किलोमीटर तक पूरा हो चुका और अब आगे के बाकी 3 किलोमीटर का काम शुरू होगा दोबारा या फिर अभी काम चल रहा है वहां पर? जी बिल्कुल, आपको बता दें जो 1.5 किलोमीटर का कार्य वो सुचारू रूप से चल रहा है और आगे का जो 2.5 किलोमीटर का जो है वो अब स्वीकृति मिल गई है, उससे काम चलेगा। और उसको बता दूं कि आपको लेफ्ट पाहा नहर जो किच्चा के बीचों बीच से बह रही है, उसकी जो कवरिंग होगी, कवरिंग होने के बाद उस पर जो रोड का इस्तेमाल किया जाएगा उस कवरिंग को लेकर। जी शुक्रिया रंजीत, हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी आपने दी। तो बागेश्वर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। प्रदेश स्तर पर 3 नामों का पैनल प्रदेश कांग्रेस कमेटी को मिल चुका है। हालांकि अभी कांग्रेस ने इन नामों का खुलासा नहीं किया है। इसके बाद प्रदेश से इस पैनल को केंद्रीय कांग्रेस कमेटी को भेजा जाएगा। केंद्रीय नेता भी प्रदेश के नेताओं से इन नामों पर चर्चा कर जानने की कोशिश करेंगे कि उनके लिए कौन सा प्रत्याशी सही साबित होगा। उसके बाद एक नाम पर अंतिम निर्णय ले लिया जाएगा। इसके साथ ही कांग्रेस ने बीजेपी पर भी कटाक्ष किया और कहा प्रदेश में भाजपा की सरकार है, उपचुनाव की तारीख तय हो गई लेकिन भाजपा अभी तक अपना कैंडिडेट घोषित नहीं कर पाई। इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि भाजपा के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है और कांग्रेस इस चुनाव में अपनी जीत के लिए भी सुनिश्चित आश्वस्त है, जीत के लिए आश्वस्त है। पार्टी पूरी तरह से तैयार है और हमारे पास 3 नामों का पैनल आ चुका है। शीर्ष नेतृत्व आपस में इस चीज़ पर मंथन कर रहा है कि कौन सबसे ज़्यादा मुफीद कैंडिडेट वहाँ पर होगा। और अभी तो सत्तारूढ़ दल जिनके विधायक वहाँ से दिवंगत हो गए वही निर्णय नहीं ले पाए कि वो किसको मैदान में उतारेंगे। और कांग्रेस पार्टी की जैसे ही रूपरेखा तैयार होती है चुनावों को लेकर, हम सबसे पहले आपके सामने आएंगे। और खबर रुड़की से, जहां पर राष्ट्रवादी जन लोक शक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शेर सिंह राणा रुड़की पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मेवात की घटना
की निंदा की, जहां उन्होंने घटना पर गहरा अफसोस जताते हुए कहा कि कुछ असामाजिक तत्वों के कारण मेवात में बड़ी घटना घटी है। वहीं उन्होंने कुछ हिंदू संगठनों पर आपसी भाईचारे और सौहार्द को बिगाड़ने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिमों के बीच ऐसे आपसी सौहार्द बने कि दूसरे देश भी उससे सबक ले सकें। देखिए, मेरा ये कहना है कि जो हमारे बहुत सारे संगठन है, बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है और भी अनेक संगठन हैं, वो लोग क्या चाहते हैं? क्या वो वही चाहते हैं जो पाकिस्तान की ISI या जो चाइना की एजेंसी है वो चाहते हैं हमारे देश में? अगर आप इस पर थोड़ा सा विचार करेंगे तो पाकिस्तान की जो एजेंसियां हैं वो ये चाहती हैं कि भारत के अंदर दंगे हों, हिंदू मुसलमान में आपस में ना बने और यहाँ पर लड़ाई होती रहे, और जिसके कारण इन दंगों के कारण जो हमारा देश लगातार जो है तरक्की के रास्ते पे जा रहा है, लोग यहाँ डरने लगे हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो डरने लगे हैं कि भारत में फैक्ट्रियाँ ना लगाएं। तो अगर हम इस तरह का माहौल पैदा कर रहे हैं और उसमें हम लोग वही काम कर रहे हैं जो दूसरे देश की एजेंसियाँ चाहते हैं, तो हमें विचार करने की ज़रूरत है, क्या हम देशभक्त हैं? तो इसीलिए मैं अपने भाइयों से ये चाहूँगा कि देखिए, अगर नूह में जो घटना हुई है वो कई वर्षों से वहाँ पे यात्रा निकाली जा रही थी। अगर मुसलमान इस वजह से वहाँ पे दंगा कर रहे हैं कि हम हिंदू धर्म को मानने वाले, सनातन धर्म को मानने वाले लोगों को यात्रा नहीं निकालने देंगे, तो फिर मैं मुसलमानों के खिलाफ हूँ। जोशीमठ विकासखंड का सुदूरवर्ती गांव पगनो आजकल पूरी तरीके से खतरे में है। गांव के ठीक ऊपर से जबरदस्त भूस्खलन हुआ, जिसके चलते इस वक्त दर्जनों परिवार भूस्खलन की चपेट में आ चुके हैं। भूस्खलन की वजह से कई घर ध्वस्त हो चुके हैं। मलबा गांव की तरफ बढ़ रहा है। बीते दिनों भारी भूस्खलन के चलते ये 2 दुकान यहां पर और 3 गौशाला और एक गरीब परिवार का आशियाना और साथ में भगवान महादेव का एक प्राचीन मंदिर मलबों के चपेट में आ गया था और धर्मशाला भूस्खलन की चपेट में आ गया था, जिसको लेकर पगनो गांव के ग्रामीण काफी डर में अभी हैं। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि अगर प्रशासन जल्द हमारे गांव की सुध नहीं लेता है तो आने वाले दिनों में पूरा गांव जोशीमठ तहसील में बैठकर भूख हड़ताल करेगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। और यहाँ पे विगत 2-3 वर्षों से लगातार भूस्खलन हो रहा है मेरे गांव में। और गांव को अभी तक जो नुकसान है, एक पानी का जो आओ जाके टैंक है, पानी का टैंक जो है दुरुस्त हो चुका है। 1 हफ्ते से जो है गांव वाले पानी के लिए तरस रहे हैं। और साथ ही यहाँ पे प्राइमरी स्कूल को भी जो है गांव में शिफ्ट किया गया है और वन विभाग की चौकी उसको भी शिफ्ट किया गया। 1 मकान 2 गौशाला यहाँ पर एक परिवार की क्षतिग्रस्त है, दूसरा मकान भी अभी क्षतिग्रस्त हुआ है। और मेरा भी यहाँ पे 2 दुकानें, इस मेन रोड पे 2 दुकानें थी व्यवसाय के लिए, तो 2 दुकानें भी जो है ध्वस्त हो चुकी है और मेरा मकान भी खतरे की जड़ में है। और साथ ही मेरे भी 2 गौशाला जो है टूट चुके हैं और नुकसान काफ़ी हो चुका है। जहाँ तक शासन प्रशासन को भी हमने 2 साल से अवगत कराया है, तो 2 बार इस बार भी जो है तहसील प्रशासन की टीम पहुँची यहाँ पे, तो उन्होंने जो है अभी तक हमें कोई भी आश्वासन नहीं दिया, खाली घर छोड़ने के लिए बोला। घर छोड़ के जाएंगे कहाँ? घर में हमारा जो है सभी, आज पूरा गांव जो है इसकी चपेट में है, तो बहुत परेशानी झेल रहे हैं और बहुत नुकसान हमारा हो चुका है। हम अभी भी शासन प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि हमारी कोई अगर मदद की जाए तो ठीक है, नहीं तो हम माननीय उप जिलाधिकारी के यहाँ भूख हड़ताल में बैठने को मजबूर हो जाएंगे। सहमे हुए हैं क्योंकि भूस्खलन के बाद से जो मलबा है वो धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ रहा है। हालांकि एक बड़ा हिस्सा इन मलबों की चपेट में आया भी, लेकिन अब जो बाकी बचे हुए घर हैं वो भी अब डर के साए में जीने को मजबूर हैं और शासन प्रशासन से लगातार वो मदद की गुहार लगा रहे हैं। और देखिए कैसे मलबा धीरे धीरे करते यहाँ पर सरक रहा है, बढ़ रहा धीरे धीरे गांव की ओर। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि ज्वालामुखी का कोई लावा निकलकर आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये मलबा धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जा रहा है और किसी भी दिन इस इलाके के सभी घरों को अपनी चपेट में ले सकता है। हालांकि कई मौकों पर इसने इसकी वजह से काफ़ी परेशानियां हुई है।
एक एक करके कभी धर्मशाला, कभी दुकानें, कभी कोई घर, ये तमाम चीज़ इसकी चपेट में आते चले गई। और अब ऐसे में जो गांव वाले हैं वो डरे हुए हैं। आप देखिए कैसे मिट्टी आगे बढ़ती नज़र आ रही है। यहाँ पर ये तमाम घर पे रहने वाले लोग भी इस वजह से डरे हुए हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके घर भी इस मलबे की चपेट में आ जाए। तो दर्जनों परिवार भूस्खलन की चपेट में हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। और हालांकि प्रशासन कह तो रहा है इनसे कि आप नई जगहों पर शिफ्ट हो जाएं या फिलहाल सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं,